अब हम आपको चीन के राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग की तीसरी बार नियुक्ति के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यह मत सोचिएगा कि ये तो चीन में हो रहा है, इससे आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा। शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए न तो चुनाव लड़ना पड़ा, न जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित करनी पड़ी, और न ही अपना नेतृत्व कौशल दिखाना पड़ा। उन्होंने ये सब कुछ तानाशाही के जरिए हासिल कर लिया। अगर नरेंद्र मोदी अगले साल तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो वैश्विक राजनीति में शी जिनपिंग के सामने सबसे अनुभवी और सबसे कद्दावर नेता होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव भी लड़ना पड़ता है, विपक्ष, अदालतों और मीडिया का सामना भी करना पड़ता है। जबकि चीन में शी जिनपिंग के सामने ना तो चुनाव की कोई चुनौती है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं, ना लोकप्रियता होने की कोई चुनौती है, लोकप्रिय होने की, ना उनके सामने विपक्ष है, ना अदालतें हैं और ना ही मीडिया है। इसलिए आज यह विश्लेषण आपके लिए बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो बीजिंग में उस सत्र की हैं जिसमें शी जिनपिंग को चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। यह एक वार्षिक सत्र है जो वहां की संसद में आयोजित होता है, जिसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संसदीय सभा यही है, क्योंकि चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के 2980 डेलीगेट्स हैं। हालांकि यह भी एक मजाक ही है, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है और ये तमाम डेलीगेट सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की एक कठपुतली की तरह काम करते हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होता है। और इन्हीं डेलीगेट्स ने कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का चुनाव किया है और सेंट्रल कमेटी ने पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों का चुनाव किया। और इसके बाद पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों ने 7 सदस्यों की सबसे बड़ी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को चुना और फिर इसी कमेटी के द्वारा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के विशेष सत्र में शी जिनपिंग को आज चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया। और इस तस्वीर की आज पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। तो वहां का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा से थोड़ा अलग है। उनका जो सिस्टम है अपने राष्ट्रपति को चुनने का, वो आपकी स्क्रीन पर है। डेलीगेट्स होते हैं, वो सेंट्रल कमेटी चुनते हैं, सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो को चुनती है, फिर पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को चुना जाता है और फिर ये पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी राष्ट्रपति का चुनाव करती है। ये 7 लोग होते हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में और ये 7 लोग तय करते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। असल में आज जब शी जिनपिंग को फिर से राष्ट्रपति नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी हुई तो इस दौरान जिस नेता ने उन्हें सबसे पहले जाकर बधाई दी, उस नेता का नाम है ली क्वांग। और इस तस्वीर में आप उन्हें शी जिनपिंग को बधाई देते हुए इस समय देख रहे हैं, यही है। ली क्वांग को शी जिनपिंग ने चीन का नया प्रीमियर नियुक्त किया है। चीन में प्रीमियर के पद को प्रधानमंत्री का पद माना जाता है, यानी अब से चीन के नए प्रधानमंत्री होंगे ली क्वांग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही बने रहेंगे। यानी राष्ट्रपति वही पुराना लेकिन प्रधानमंत्री नया है, टीम नई है। हालांकि यहां 2 बातें नोट करने वाली है। पहली बात यह कि शी जिनपिंग को निर्विरोध चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव में कोई दूसरा उम्मीदवार था ही नहीं। और इसलिए आप इस चुनाव को एक दिखावा भी कह सकते हैं। चुनाव तो नाम का है, जब कोई उम्मीदवार ही नहीं है तो चुनाव किस बात का। और दूसरी बात यह कि इसी सत्र में यह घोषणा भी की गई कि शी जिनपिंग चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख भी बने रहेंगे। यह कम्युनिस्ट पार्टी की वो इकाई है जिसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रिपोर्ट करती है। यानी देश और देश की सेना पर भी शी जिनपिंग का सीधा नियंत्रण अब चीन में बना रहेगा। आर्मी भी उन्हीं को रिपोर्ट करेगी और देश की सरकार भी उन्हीं को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा आज के सत्र में शी जिनपिंग की तरफ से यह भी कहा गया कि वो चीन की घटती जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नीति लाएंगे जो प्रभावी भी होगी और जिसकी मदद से चीन की आबादी में स्थिरता लाई जा सकेगी। चीन में 3rd चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद यह पहली बार है जब वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी नीति लाने का फैसला किया है। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां लोग इंसेंटिव मिलने के बाद भी अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे और चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। तो चीन की सरकार चाहती है कि वहां लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन लोग अब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते क्योंकि लोग अपने रोज के
आम जीवन के संघर्ष में इतने व्यस्त हैं कि वो बच्चों को ना तो पाल सकते हैं और ना ही बच्चों को पालने के लिए जो पैसा उन्हें चाहिए, ना पैसा है ना समय है। वर्ष 2022 में 61 वर्षों के बाद ऐसा हुआ था जब चीन में जन्म दर मृत्यु दर से कम रही थी। और इस समय चीन की स्थिति यह है कि वहां युवा आबादी घट रही है और बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है, यानी चीन अब बूढ़ा हो रहा है। और अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का यह अनुमान है कि अगर चीन की आबादी में इसी तरह गिरावट जारी रही तो वर्ष 2100 तक, यानी आज से 77 साल बाद, चीन की आबादी घटकर सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, चीन की आबादी सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी आज से 77 साल के बाद। जबकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा उस समय। और यही वजह है कि आज शी जिनपिंग ने अपने भाषण में जन्म दर बढ़ाने के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी नीति लाने का ऐलान किया है। इन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि ज्यादातर सदस्य जो उस हॉल में बैठे हुए हैं सबने मास्क अभी भी लगाया हुआ है, जबकि भारत जैसे देशों में मास्क कब का गायब हो चुका है। चीन के 100 वर्षों के कम्युनिस्ट इतिहास में अब तक माओ त्से तुंग अकेले ऐसे नेता थे जो आजीवन चीन के राष्ट्रपति रहे और उनके बाद कभी भी कोई नेता 2 बार से ज्यादा चीन का राष्ट्रपति नहीं बना और चीन में इसे लेकर एक कानून भी था। लेकिन शी जिनपिंग ने वर्ष 2018 में इस कानून को समाप्त कर दिया और इसी की वजह से आज वो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन पाए हैं और अब वो खुद को चीन की सत्ता में उस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं जहां कभी माओ त्से तुंग हुआ करते थे। असल में चीन में आज अगर एक पार्टी का सिद्धांत है, क्योंकि वहां आपने देखा होगा एक ही पार्टी है, हमारे देश की तरह वहां अलग अलग पार्टियां नहीं है। हमारे देश में तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, चीन में एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। और वहां लोग अपने अधिकारों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते, तो एक ही पार्टी का शासन है वहां पर, एक ही पार्टी का रूल है, वन पार्टी सिस्टम, और लोग आवाज नहीं उठाते अपने अधिकारों के लिए। इसका कारण माओ त्से तुंग ही है, क्योंकि माओ त्से तुंग के पास इतने विशेष अधिकार और शक्तियां थीं कि उनके गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत चीन में किसी के अंदर नहीं थी। वो खुद ही जनता थे, खुद ही सरकार थे और खुद ही पूरा देश थे। और यही चीज शी जिनपिंग भी चाहते हैं। वो चीन को वन मैन शो बनाना चाहते हैं और वो वन मैन है खुद शी जिनपिंग। और इसलिए वो माओ त्से तुंग की तरह ही चीन का आजीवन राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हैं और उनकी तरह पार्टी का चेयरमैन बने रहना चाहते हैं और उन्हीं की तरह पार्टी के संविधान में अपने विचारों को शामिल करना चाहते हैं। और इसका अध्याय आज से शुरू हो चुका है। माओ त्से तुंग ने एक बार कहा था, पावर ग्रोज फ्रॉम बैरल ऑफ अ गन, यानी सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और आज 70 वर्षों के बाद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ त्से तुंग की इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। नागरिक अधिकारों में लगातार कटौती, अनाज का संकट, कोरोना वायरस और भारत समेत 8 से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामक नीतियों का ही हिस्सा है। इसलिए शी जिनपिंग का माओ त्से तुंग के नक्शे कदम पर चलना दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक बात है। और आपने देखा होगा हाल ही में ये शी जिनपिंग की वजह से ही हुआ कि चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को बांट दिया। शी जिनपिंग ऐसे समय में चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं जब उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है देश के अंदर से आने वाली चुनौती, जिसमें चीन की कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था और चीन के लोग पहली बार शी जिनपिंग का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राष्ट्रपति के खिलाफ लोग खुलकर सड़कों पर आ गए। वित्त वर्ष 2022 में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट
3% रहा, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% था। इसके अलावा चीन की जीडीपी में उसके प्रॉपर्टी सेक्टर की हिस्सेदारी 30% है, लेकिन इस क्षेत्र में जबरदस्त गिरावट आई है और चीन में समाजवादी और रूढ़िवादी विचारधारा के मजबूत होने की वजह से वहां का प्राइवेट सेक्टर अब काफी बंद गया है और पब्लिक सेक्टर पर भी इससे दबाव बहुत बढ़ गया है। कुल मिलाकर वहां की जो इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर हो रही है। और शी जिनपिंग के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ जब लोगों के जबरदस्त विरोध की वजह से वहां जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा और इसके खिलाफ सड़कों पर खुलेआम विरोध प्रदर्शन हुए, जैसा कि चीन में इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। शी जिनपिंग के लिए दूसरी चुनौती है देश के बाहर से आने वाली चुनौती। आज अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश चीन के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं और उसकी घेराबंदी के लिए आज दुनिया में क्वाड जैसे कई संगठन बन चुके हैं, जिनका एक ही मकसद है चीन के प्रभाव को कम करना। और चीन की इस छवि का कारण भी खुद शी जिनपिंग ही है।